Hey there, this is Pransh Verma and let's get start our next lecture on atom. Okay, और जैसा कि आप लोग बोर्ड पे बहुत कुछ देख पा रहे हो, मैंने क्या किया कि भाई टाइम लगता लिखने में, तो मैंने उसको पहले ही लिख दिया सब कुछ। कल हम जहाँ छोड़ के गए थे गीगर एंड मार्सडर्न पे, कि गीगर एंड मार्सडर्न ने हमें एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई 99.86% ठीक है, बट 0.4% was empty, oh sorry, giving an scattering, okay, giving the scattering, ठीक है, more than 30 डिग्री, ओके। ये चीज़ हमें बता दी गई थी गीगर एंड मार्सडर्न से, ओके। और हमें एक अभी ग्राफ भी पढ़ना है, ग्राफ में मैं अभी बाद में बता दूंगा, ओके। तो उन्होंने जो भी पूरा चीज़ किया, उसके बाद रदरफोर्ड ने उनके चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस किया कि व्हाट दे आर सेइंग, एंड देन ही गिव्स विद दिस अपना न्यूक्लियर मॉडल। अपने टीचर, अपने जो इनके सीनियर थे जे थॉमसन, उसको हटाते हुए, उसको साइड करते हुए, उस रदरफोर्ड इंट्रोड्यूस वन अनदर मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल, ओके, जो कि गलत था। हाँ, इट वाज रॉन्ग, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, ओके। तो जो कि गलत था वो भी फिर भी उस टाइम पे सही माना गया। रदरफोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया अपना खुद का मॉडल, ओके। नाउ इसने कुछ चीज़ें बताई कि जैसे 99.86% इज एम्प्टी, ओके। वाई इट इज एम्प्टी? बिकॉज इट इज़ नॉट गिविंग द स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग वॉज नेग्लिजिबल, मतलब 1 रेडियन से भी छोटा स्कैटरिंग है, तो वो नेग्लिजिबल मान ली गई, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि 99.86% ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ओनली 0.14% में कुछ है, 0.14% के आसपास कुछ है, मतलब वो रीजन ऐसा है जिसमें इफेक्टिवनेस दिखाई जा रही है, ओके। चलिए, ओके। उसके बाद उसने क्या बोला, ही सेड कि भाई 0.14% इज हैविंग सम स्कैटरिंग, जिसमें से 8000 में से वन, ओनली वन इन 8000, 8000 में से एक, 8000 में से एक, ओनली वन is scattered with angle greater than 90, okay. Scattering as one of 8000 is scattered with an angle of 90 or more than, let me write it here, or more than 90 or more than 90 डिग्री, more than 90 डिग्री या 90 से, मतलब सीधी सी बात है, वहाँ पे रेखा है, ओके, दैट इज़ अ लाइन, बाउंड्री लाइन 90, उससे ज़्यादा हमारे को स्कैटरिंग दिखाई, ओके। मतलब इफ़ आई हैव 6000 अल्फा पार्टिकल्स, देन आई विल हैव 2 पार्टिकल्स विच आर गोइंग टू बी लार्जर देन 90 डिग्री, और उसमें से भी शायद कोई एक 180 भी चला जाए, ओके। तो इसने यहाँ से ये बता दिया कि ऐसा तभी पॉसिबल है कि जब वहाँ पे आसपास कोई सॉलिड पार्टिकल हो, तब वहाँ पे कोई सॉलिड पार्टिकल हो, ओके। अभी हमारे को रदरफोर्ड ने कई सारी चीज़ें नहीं बताई थी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू, बट दिस सॉलिड पार्ट कंटेन्स ऑल द मास ऑफ एटम, इट कंटेन्स ऑल द मास ऑफ एटम, ठीक है। इसी के पास सारा का सारा मास है, सारा मास इसके पास है, ओके। देन आगे क्या चीज़ आई कि भाई 1 करोड़ अल्फा पार्टिकल में से ओनली 1 पार्टिकल वाज दैट कि विच रिपल्स, whose velocity get repelled, whose scatter angle is 180 degree, whose scattering angle is 180 degree, okay. तो for that particle, the number of that particle is 1 out of 1 crore. So that represents the concentrized solid particle, जिसकी डिस्कशन हमने सेकंड पॉइंट में किया अभी। उसमें जो कॉन्सेंट्रिक सॉलिड पार्टिकल है एकदम मिडिल में है, एटम की एकदम मस्त, ओके, ऐसे है, ओके। वहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल है उसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, that solid particle contains positive charge. Why we are saying that? Okay, मैं एक बॉल लेता हूँ, ओके, बॉल लेता हूँ मैं, और मैं मारता हूँ, ओके, मैं बॉल लेके मारता हूँ,
क्या होगा, दीवार पे जाके टकराएगी, बॉल वापस आएगी। व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज मेरी बॉल भी सॉलिड है और दीवार भी सॉलिड है, तभी टकरा के वापस आए। हाँ या ना? यहाँ पे भी तो ऐसा ही होगा। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल हमने भेजा ही चालाकी से था, हम जानना चाह रहे थे पॉजिटिव चार्ज की लोकेशन। वी ऑल्सो नो एट दैट मोमेंट, जब रदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कि वी नो दैट कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम में कहीं ना कहीं जरूर है, एटम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, वी नो दैट एवरीथिंग, ओके, बट कहाँ है, वी डोंट नो द लोकेशन, वी डोंट नो द प्रॉपर्टीज, ओके। सो अपन लोगों ने बेसिकली अल्फा को इसीलिए लिया बिकॉज अल्फा कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, एंड इफ देयर आर, यहाँ पे कहीं न्यूक्लियाई होगा दैट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, वो इस पे जाएगा, ओके, बट बोथ आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज दे गेट रिपल्ड, ये रिपल होगा, ये रिपल होगा, दैट वाज द क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन था कि ये रिपल होगा या ये रिपल होगा। तो हमने क्या किया, हमने इसको लाइट लिया, बहुत हल्का लिया लाइट, एंड इसको लिया हैवी, ओके, वी यूज गोल्ड ऑफ एटॉमिक नंबर 79, ओके, वाई वी यूज, बिकॉज वो हैवीली मेटल है और उसकी जो मॉलिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ओके। और यदि कुछ घूम घूम की आवाज़ आ रही हो तो मेरे घर में ऊपर चल रही है मिक्सी, मम्मी मसाला पीस रही है मिक्सी में, ठीक है, हाँ, और थोड़ा बहुत नाटकों की आवाज़ भी आ रही होगी, तो हाँ अवॉइड करो उन चीज़ों को, बस मेरी आवाज़ सुनो, मेरी मीठी आवाज़ सुनो, ओके, एकदम मोहम्मद रफ़ी जैसी आवाज़ है ना। चलिए, दिल जलता है तो जलने दे, ओके। तो ऐसा किया, अब रिपल्शन तो होगा, रिपल्शन तो होगा, और रिपल्शन यहाँ पर भी हो रहा था, बट ये अल्फा पार्टिकल, ये वाले अल्फा पार्टिकल, ये उसको सीधे स्ट्राइक नहीं कर रहे थे न्यूक्लियाई को, इसने इस एक ने 1 करोड़ में से एक ने, ओनली 1 ऐसा था जिसने सीधा स्ट्राइक किया, और सीधा स्ट्राइक करते ही वो ऐसी जगह पहुंचा जहाँ पे न्यूक्लियाई ने अपना इतना ज़्यादा फोर्स लगा दिया रिपल्शन का कि उसको वापस आना पड़ा, आगे। और हमने यहाँ से लोकेशन पता कर ली। अभी हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि द क्लोजेस्ट अप्रोच, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अपन लोग देखेंगे, तो उसमें अपन लोगों को एक चीज़ और पता चलेगी कि साइज ऑफ न्यूक्लिया, ओके। तो ये रदरफोर्ड ने इतना काम कर दिया था, रदरफोर्ड ने इतना काम कर दिया था, साइज ऑफ न्यूक्लिया के भी बारे में भी डिस्कशन कर दी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी देखेंगे लेटर, इसी लेक्चर में देखेंगे, दूसरा लेक्चर नहीं बनाऊंगा उसके लिए, ओके। तो ये सारी चीज़ उसने बता दी कि पॉजिटिव चार्ज है जो रिपल कर देगा, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, ओके। ये सब चीज़ें उसने सारी गीगर मार्सडर्न की जो एक्सपेरिमेंट थे उनको परफॉर्म करते हुए अपनी कंक्लूजन दी, ओके। जैसे डॉक्टर करता है, रिपोर्ट देखता है, उसके बाद बोलता है ओके तो ये बीमारी हो गई, ठीक। तो भाई वही चीज़ रदर ने की, गीगर मार्सडर्न पूरा रिपोर्ट लेके आए, उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि तुमका तो यही बीमारी है भाऊ, ओके लेट्स सी, ओके। अब आगे उसने बोला कि जो अब गीगर मार्सडर्न से हट गए, गीगर मार्सडर्न बच्चे थे, उन्होंने ये चीज़ें बताई, उनको जो दिखा वो देख के वह हट गए। अब रदरफोर्ड ने आगे की बातें करी, आगे की क्या बात करी कि उसने देखा कि इफ़ आई टेक सिल्वर फॉइल, ठीक है, रदर टेकिंग गोल्ड फॉइल, अपन लोग सिल्वर फॉइल लेते हैं तो क्या होता है, एल्यूमिनियम फॉइल लेते हैं क्या होता है, गोल्ड फॉइल, फेरस की फॉइल लेते हैं, मतलब आयरन की फॉइल लेते हैं, क्या होता है। जैसे जैसे उसने मटेरियल चेंज किए, नंबर ऑफ स्कैटरिंग एट पर्टिकुलर एंगल, किसी भी पर्टिकुलर एंगल, मान लो कि मैंने ले लिया 120 डिग्री पे, आई टेक द एंगल ऑफ स्कैटरिंग 120 डिग्री एंगल, और फॉर द गोल्ड इट वाज 2, ठीक है, और एट किसी भी मान लो 10,000 पे, एक रफ नंबर ले लो, 10,000 अल्फा पार्टिकल्स पे द एंगल ऑफ 120 इज गिवन बाय 2 पार्टिकल्स, ओके। मैं यदि सिल्वर ले लिया, सिल्वर जाके टकराया, ओके, तो 120 डिग्री एंगल दिया केवल 1 ने 10,000 पे, कोई और अलग रेशो दिया, ओके। मैं फेरस के लिए गया, तो फेरस के लिए मुझे पता चला कि जो ये 2 पार्टिकल हैं ये मिल रहे मेरे को 15,000
15,000 पे, मतलब कोई रेशो एक रिलेशन बनता दिख रहा था कुछ भी, ठीक है, देयर वाज अ रिलेशन। यहाँ से एक चीज़ पता चली, रदर ने अपने एक्सपेरिमेंट से निकाला एक चीज़ कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट पर्टिकुलर एंगल इज नॉट अ कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी मटेरियल। हर मटेरियल के लिए इट इज नॉट कांस्टेंट, वो हर मटेरियल के लिए वेरिएबल है। और हाउ इट्स वेरिएबल? बाय दिस फॉर्मूला, ओके, इट्स वेरी बाय दिस फॉर्मूला, इट डिपेंड्स the numbers of particles scattered at particular angle depends on the atomic number of the material or atomic number of the material। ऑब्वियस सी बात भी है, क्यों? इसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो। देखो मैं यदि छोटी छोटी बात करूँ, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा किसका डायलॉग है ये, किसका डायलॉग है बताना मेरे को, कमेंट करना, ठीक है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। मैं यदि सोडियम ले रहा हूँ, ठीक है, तो हाउ मैनी प्रोटॉन्स आर देयर इन सोडियम? आई थिंक सो 11। इफ आई टेक एल्यूमिनियम देयर आर 13 प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन्स। ओके, मैं छोटा इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे को भी इजी पड़ेगा आपको समझाना। ओके, ये बताओ कि जो रिपल्शन फोर्स इसका ज़्यादा होगा या इसका ज़्यादा होगा फॉर अ सिंगल अल्फा पार्टिकल? सब लोग, आप लोग 12th के बच्चे हो, ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, ओके, जो मुझे देख रहे हैं, क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है और लास्ट के टॉपिक होते हैं सिलेबस के, ऑब्वियस बात है। तो कुछ बच्चे मेरे को बहुत बार क्या नाम जो है प्रेशर कर रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो बनाई इसके ऊपर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि देखो, सीधी सी बात है कि अल्फा पार्टिकल इज अ 2 पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट, ओके, बट हियर यहाँ पे 11 का चार्ज होगा, यहाँ पे 13 का चार्ज होगा। ऑब्वियसली बात है इसका रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होगा मोर देन सोडियम। तो यदि इस बीच में रिपल्शन फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, रिपल्शन फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, बट इसके पास तो उतनी एनर्जी है। सोडियम के लिए भी वी गिव द अल्फा पार्टिकल सेम एनर्जी एज 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर द एल्यूमिनियम एज वेल एज, बट due to the heavy repulsion force, aluminium repels more alpha particle than the sodium, obvious बात है। इसमें कोई दो राय है क्या? है ना? है क्या? नहीं है। मतलब मैं दो पहलवान रख दिए हैं आगे आपके सामने, ओके, एक 6 फीट का है, स्ट्रॉन्ग है, मस्त खतरनाक, और एक 5.8 का है, ठीक है, मतलब 5 फुट 8 इंच, ठीक है, 5.8 का है, ओके, वो भी स्ट्रॉन्ग है। बट ये सोचो कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है? ऑब्वियसली बात है, जो 6 फीट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब मैं खली के सामने, ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे ग्रेट खली, ओके, और ग्रेट खली के सामने अंडरटेकर क्यों फेल हो गया था उसकी सबसे पहली फाइट में? वो बात अलग है कि WWE बिका हुआ है सब कुछ, वो चीज़ हटाओ, ठीक है। अभी कई बच्चे बोल रहे होंगे कि ऐसा ग्रेट खली तो हार गया था WWE में अंडरटेकर के सामने, है ना, तो उस चीज़ को छोड़ो, वो बिका हुआ है, ओके। बट सबसे पहली फाइट आई थी, एक थप्पड़ मारा, अंडरटेकर फैल गया, ओके। तो वो क्यों हुआ? बिकॉज ग्रेट खली वॉज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जो उसका फोर्स था वो स्ट्रॉन्गर था देन अंडरटेकर। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, सोडियम इज द अंडरटेकर एंड द एल्यूमिनियम इज ग्रेट खली फॉर अस, ओके। राइट नाउ द एल्यूमिनियम रिप्रेजेंट इंट्रोड्यूस मोर रिपल्सिव फोर्स, ओके। सो उसके लिए जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे वो शायद डिफर होंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जो स्कैटरिंग जो हो रही है वो केवल और केवल रिपल्सिव फोर्स की वजह से हो रही है और किसी की वजह से नहीं हो रही है। ये याद रख लेना, स्कैटरिंग जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? ओनली ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियाई एंड द प्रोटॉन विच इज अवेलेबल इन द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। क्लियर है? उसने पूरा कैलकुलेशन करके हमें एक फॉर्मूला दे दिया। हालांकि दिस फॉर्मूला इज नॉट आर इन सिलेबस, हमारे सिलेबस में है नहीं और हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बट दिस फॉर्मूला इज डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स दैट कि नंबर्स ऑफ एटम at an particular angle and theta is directly proportional to the square of the atomic number। मतलब एटॉमिक नंबर मैंने दुगना कर दिया तो नंबर ऑफ
एट पर्टिकुलर एंगल विल बिकम 4 टाइम। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे θ/4 है, ठीक है, और उसका स्क्वायर, ओह सॉरी θ/2 है, इसका पावर 4 है, मैंने उल्टा बोल दिया। ओके, इजी था इसको समझना भाई, ये लॉजिकल बात थी, ये लॉजिकल था, अपन लोग समझ सकते हैं। ओके, लास्ट थिंग द रदरफोर्ड सेज, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो रदरफोर्ड मॉडल में हैं, लेकिन अपने लिए वो अनयूजफुल है, अपने लिए नहीं है वो। ओके, लास्ट चीज़ उसने बहुत खतरनाक कही, और यहाँ से 2 कमियाँ निकलेंगी इस पॉइंट से। ओके, निकालेंगे हम, बाद में निकालेंगे। ओके, he said कि इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय द प्रोटॉन और द न्यूक्लियाई। he said एकदम करेक्ट बात, सही है एकदम, बट द इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज दैट फोर्स इनटू एज सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स में चेंज कर लेता है अपने अट्रैक्टिव फोर्स को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस पॉइंट को याद रखा कि जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है किस पे भला? इलेक्ट्रॉन पे। ऑब्वियसली बात है, प्रोटॉन ये है, न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के चारों ओर मेरा इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग है। ओके, तो जो प्रोटॉन एज सीधी सी बात है अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, बट इलेक्ट्रॉन नॉट गो टूवर्ड्स द प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन बोला है आजा आजा आजा, इलेक्ट्रॉन बोला हट हट हट, ठीक, ना 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 ना। ओके, तो ऑब्वियस देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर लेता है अपने इस फोर्स को, अट्रैक्टिव फोर्स को, इनटू द सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो रिवॉल्व करने लगता है इन एनी ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, अपने को नहीं पता, रैंडम है ये सब, ये चीज़ रैंडम है, किसी भी अपनी मर्जी का मालिक है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इट कैन रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट इन विच इट वांट। ओके, वो डिपेंड करेगा इसकी एनर्जी पे, ठीक। लेकिन रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं किया, और ही सेड विदाउट लूजिंग इट्स एनर्जी, यही बात बोलते हैं, एनर्जी को लूज ही नहीं करेगा वो। क्यों भला? कुछ नहीं बताया, बस मान लो जी, मान लो रदरफोर्ड ने बोला है जी, रदरफोर्ड सेड ओके, तब तो ठीक होगा, मोदी है तो रदरफोर्ड है तो मुमकिन है ना, ठीक। समझ में आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई एम नॉट द एंटी मोदी, बट आई एम नॉट द सपोर्टर ऑफ मोदी ऑल्सो, ठीक है, हालांकि मेरा वोट तो वहीं जाता है, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ में आई? दीज आर द की फैक्टर्स ऑफ रदरफोर्ड दैट, कि उसने पूरा अच्छे से समझा दिया कि 99.86% खाली है। क्यों खाली है ये भी समझा दिया, क्योंकि सारा का सारा जो वेट है, जो मास है, सारा का सारा चार्ज जो है एक जगह कॉन्सेंट्राइज है, ठीक है, जो सॉलिड पार्ट है वो एक जगह कॉन्सेंट्राइज है और कॉन्ट्राइज है। ओके, और जो इसका जो रेशो है वो 8000 में से 1 अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होता है मोर देन 90 डिग्री एंगल पे। ओके, और उसमें से भी 1 करोड़ में से एक पार्टिकल होता है जो 180 डिग्री पे रिपल होता है, ठीक है। तो वहाँ से उसने बोल दिया कि ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव चार्ज ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। फिर उसने बोल दिया कि भैया ये नंबर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट पर्टिकुलर एंगल वो डिपेंड करता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर पे। ओके, और लास्ट चीज़ उसने बोल दी कि इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में बगा, लेकिन वो किसी भी ऑर्बिट पे घूम सकता है। क्लियर है इतना सी चीज़? चलिए हटा रहा हूँ मैं, अब उतार तो लिया होगा आप लोगों ने, है ना। चलिए लेट्स सी हियर नाउ द थिंग्स मूव्स टूवर्ड्स द क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। देखते हैं, ई का बला है। ओके, व्हाट द हेल इज दिस डिस्टेंस of closest approach, ठीक है। what this thing is, देखो सिंपल है, ये न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये न्यूक्लियाई है, ठीक है। ओके, ऐसे कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आया। ओके, कई सारे पार्टिकल्स ऐसे आए, ऐसे चले गए, कई सारे ऐसे चले गए। थोड़ा सा इसको बेंड कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा एकदम शार्प कट लेगा, कोई काट शार्प नहीं लेता, ठीक है।
कुछ पार्टिकल कुछ ऐसे चले गए, ओके, कई सारे पार्टिकल हो गए, कैसे भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपन लोग इसको लेंगे, इस अल्फा पार्टिकल जो सीधे आ रहा है, जो सीधे आ रहा है, ड्यू टू एट एनी रीजन, ओके, बहुत ज़्यादा पास आने के बाद, बहुत ज़्यादा पास आने के बाद क्या होगा अल्फा पार्टिकल का, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, किसी स्पीड से आ रहा है। अब सोचो इस पर रिपल्सिव फोर्स कितना लग रहा है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज 2e। अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज होता है, 2e, और दिस इज द न्यूक्लियाइज ऑफ गोल्ड, एक्चुअली इट्स वैल्यू इज 79, बट अपन लोग यहाँ पे Z लेते हैं, Z इज द एटॉमिक नंबर, Z इंटू ई। एक न्यूक्लियाई में कितने प्रोटॉन, इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, सो Ze विल बी द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, ओके, क्लियर है, बहुत बढ़िया, अपॉन R स्क्वायर। इफ R बिकम जीरो, force become infinity. If R become zero, force will become infinity. Repulsive force infinity हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पास आ गया, R बहुत छोटा हो गया, अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो गया। तो एट दैट मोमेंट क्या होगा, फोर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। रिपल्सिव फोर्स इन्फिनिटी होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है, इसमें जितनी भी एनर्जी होगी, इस अल्फा पार्टिकल में जितनी भी काइनेटिक एनर्जी लेके आया होगा ये, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, खत्म, ज़ीरो। और एट दैट टाइम अपन लोग बोलेंगे कोलिजन हो गया, कोलिजन हैपन, इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन। जिसको नहीं पता इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, तो जाके मेरी वर्क एनर्जी पावर में वीडियोस देख ले, शायद 7वीं 8वीं वीडियो नहीं, 6ठी या 5th या 6th वीडियो होगी, जिसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आपको याद होना चाहिए, वैसे तो आप 12th के स्टूडेंट है, यू शुड रिमेंबर इट। अब मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी बोलेंगे हम, दोनों एप्लीकेबल होती हैं, बोथ आर एप्लीकेबल हियर, डेफिनेटली एप्लीकेबल हियर, ओके। सो नाउ अब देखने की कोशिश करते हैं, अब तो हमने फोर्स की फॉर्म में देखा है ना, अब देखने की कोशिश करते हैं एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। नाउ सोचो, यहाँ पे जैसे ही पहुँचेगा वो, यहाँ पे जैसे ही पहुँचेगा उसके बहुत नियर बाय, ओके, तो इट्स टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी इसके पास जो भी थी इनिशियल में, वो सारी कन्वर्ट हो चुकी होगी पोटेंशियल एनर्जी में, ओके। यहाँ पे एज फोर्स बिकम इन्फिनिटी, टोटल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, एंड देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, at that moment in the particle, alpha particle. Also due to there is no kinetic energy, the alpha particle will get repelled under the repulsive force, okay, under the repulsive force it gets repelled, okay, and moves to the away from the nuclei, okay। ये क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो दूसरी बात, लेट मी टेल यू कि कभी भी कोलिजन यहाँ नहीं होगा, वो ऐसे आएगा, ठीक। रामायण देखी, रामायण है ना, रामायण में क्या होता था, वहाँ से वो तीर छोड़ते थे, वहाँ पे सामने खड़े होते थे हनुमान जी को देख के तो जा रहा वापस जा रहा, ऐसा है ना, वही बस सेम कंसेप्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो यार, इन्फिनिटी के सामने कभी कोई नहीं रोक सकता, और हम इन्फिनिटी एनर्जी नहीं दे सकते इसको कि जो ये टच करके चला जाए, ओके, हम उतनी एनर्जी नहीं दे सकते, तो वो टच भी नहीं करेगा, हाँ, दूर से ही आ जाएगा वापस। कंसेप्ट समझ में आया? ओके, चलिए तो अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट डज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज कि भैया चेंज इन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो,
या फिर टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, ये सब स्टेटमेंट वही है। ओके, या फिर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब केस की बात करो, पोटेंशियल एनर्जी, हाउ मच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, जहाँ से सोर्स रखा था हमारा, याद करो कल की जो फिगर थी जहाँ से अल्फा पार्टिकल डीके हो रहा था, ओके, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? फॉर दिस न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई बहुत छोटा है, फॉर दिस न्यूक्लियाई दिस सोर्स इज एट इन्फिनिटी। कहाँ पर है ये सोर्स? इन्फिनिटी। भाई ये चीटी यहाँ रखी है, ठीक है, एक चीटी मैंने यहाँ रख दी और मैं बोल रहा हूँ 3-4 मीटर दूर, ओनली 3 to 4 मीटर। ओके, अच्छा चलो यहाँ पे रखो एक चींटी, ए यू बना दिया, ओके, और मैं इसको यहाँ से देखूँ, यहाँ से देखूँ कितनी दूर लगेगा मुझे? कितनी दूर लगेगा? इन्फिनिटी टाइम्स दूर लगेगा। क्यों लगेगा? बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। और न्यूक्लियस तो इससे भी छोटा है, न्यूक्लियस तो इससे भी छोटा है। और अल्फा पार्टिकल बहुत दूर से आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, 1.5-2 मीटर की डिस्टेंस आ रहा है। तो फॉर द न्यूक्लियाई दिस डिस्टेंस इज इन्फिनिटी। याद रखिएगा आप लोग, ये परसेप्शन है, बस परसेप्शन है। इन्फिनिटी इज द गेम ऑफ परसेप्शन, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं, गेम्स ऑफ परसेप्शन। मतलब ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आप कहाँ से थे, आपका वे ऑफ विजन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। यदि आप बोलते हो कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस, 5 किलोमीटर डिस्टेंस इज मच लार्जर देन 5 mm, देन 5 किलोमीटर इज द इन्फिनिटी फॉर 5 mm। ओके, ये है परसेप्शन। 5 mm भी इन्फिनिटी हो सकता है, 5 किलोमीटर भी इन्फिनिटी हो जाए, और लाइट ईयर्स भी इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है। तो ये परसेप्शन का खेल है, केवल और केवल परसेप्शन का खेल है। ओके, तो वी से कि द सोर्स इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विद रेस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस, और इन द विजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपको पता होगा एट पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो। पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। दैट, अरे यार पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद नहीं है क्या? कौन सी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यार, Q1 Q2 अपॉन आर, Q1 Q2 अपॉन आर यो रखी जाएगी। आर की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0। ठीक, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन 0, बट द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय अस 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे हम उसको। अभी इसको के ही रखते हैं, ठीक है। ओके, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो, यहाँ से बंदा वापस जाने लगा है, तो वैसी बात है काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई होगी, तभी तो वापस जा रहा है, हाँ या ना। हम बॉल फेंकते थे प्रोजेक्टाइल में, अप जाता था और नीचे आता था। क्यों नीचे आया? बिकॉज यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी बिकम 0। सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल हियर, यहाँ पे उसका मोशन रिपल्सिव हो गया। वाई इट हैपन्स? बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0 एंड द टोटल एनर्जी is only potential energy. And what will be the potential energy of the particle? That will be kq1, the charge of the alpha particle, that is 2e, the charge of nucleus ze upon r, the distance, and this distance is known as the distance of closest approach. यही है जो नियरेस्ट डिस्टेंस पे पहुंच पाएगा। इसी की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर भेजो, के को इधर भेजो, द वैल्यू इज इन योर हैंड। 2kz square upon kinetic energy. This is the distance of closest approach. Okay, चलो समझ में आया? कुछ किया क्या हमने? कुछ भी नहीं किया। और कुछ भी नहीं किया हमने अभी तक। मैंने कोई ऐसा, मतलब आप बोलो कि भाई बहुत खतरनाक फिजिक्स लगा दी है, कुछ नहीं लगाया अभी तक। कुछ है भी नहीं, कुछ लगेगा भी नहीं। कहाँ से लगाऊँ? है ही नहीं। जब कुछ हो तो लगाऊँ ना, कुछ है ही नहीं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में हमारी कंजर्वेशन दोनों अप्लीकेबल होते हैं। ओके, फिर हमने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से देखा कि टोटल इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को इक्वेट किया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वॉज 0 एज द सोर्स इज एट इन्फिनिटी with respect to the nuclei, okay, and the final kinetic energy becomes 0 because the alpha particle
रिवर्स इस डायरेक्शन, ओके, अपनी डायरेक्शन को अपोज कर दिया, अपोजिट कर दिया उसने. सो द काइनेटिक एनर्जी विल शुड बी बिकम एट जीरो एट दैट मोमेंट, ओके, एंड द पोटेंशियल एनर्जी शुड बी ये. क्यों? आर इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच. जहाँ से वो मुड़ा, ये न्यूक्लिया की पेरीफेरी थी, वो यहाँ पे आके यहाँ से मुड़ गया, तो दिस डिस्टेंस इज आर, ओके, क्लियर है. वैसे तो हम उसको इस डिस्टेंस को यहाँ से नहीं लेते, इसके सेंटर से लेते हैं, इसके जो न्यूक्लियाई है ना उसके सेंटर से लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आर लेते हैं, ओके. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज आर, क्लियर है. अच्छा, डस्टर मैंने ऊपर ही रखा था, मैं इधर देख रहा स्टूल पे कहाँ गया, ओके. नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करो. के की वैल्यू आपको याद होगी 9 × 10⁻9 है ना. यूनिट वॉज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ओके. द यूनिट the the value of z is equal to 79 for gold. E is equal to 1.6 × 10⁻19. Don't worry, I'm not going to put these values, okay, और solve नहीं करने वाला हूँ मैं, क्योंकि मुझे याद है वैल्यू क्या आएगी, ठीक है. इन सब वैल्यूज़ को रखोगे, 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, ओके. एंड z is the atomic number of gold. Z is the atomic number of gold which is equal to 79. K is the 1/4πε0 and which is equal to 9 × 10⁻9. आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हो इस चीज़ को, ओके, ओके. और ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, बहुत बढ़िया. के इज, अपन लोगों ने सोर्स को कितनी काइनेटिक एनर्जी दी थी? 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके. सो द वैल्यू ऑफ आर विल कम अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻14 मीटर. कितना छोटा है देख पा रहे हो. तो हमने इसको एक नई यूनिट बनाने की कोशिश की, 30 × 10⁻15 कर दिया इसको, और -15 को हम बोलते हैं फर्मी. क्या बोलते हैं? फर्मी. दिस डिस्टेंस 30 फर्मी. इस वैल्यू ने, इस आर की वैल्यू ने एक बहुत ही ज़्यादा न्यू थिंग हमारे लिए बना दी. क्या बनाई? द थिंग सेड कि रदरफोर्ड ने ये बता दिया कि न्यूक्लियस का साइज क्या है फर्मीज में, 10⁻15 की रेंज में, इतना छोटा है, ओके. अभी तक आप लोग पीको तक जानते होंगे, 10⁻12 तक. ये नई चीज़ आई 10⁻15, ओके. पीकोज भी 1000 बन जाएंगे इसमें से, ओके. सो ये थी क्लोजेस्ट अप्रोच का सिस्टम. समझ में आया? आसान था. इसके अलावा एक इम्पैक्ट पैरामीटर भी था. देयर वाज अ इम्पैक्ट पैरामीटर. मैं हटा दूँ. इम्पैक्ट पैरामीटर क्या था, उसका डेफिनेशन याद कर लो बस. उसके अलावा उसका फॉर्मूले की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है. हाँ, मेरा मार्कर गया. सर रोज होता है, कोई नई चीज़ बताओ. देखो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है. जैसे कि ये एक अल्फा पार्टिकल आ रहा था, ये रेंज में आया इस न्यूक्लियस की. जैसे ही रेंज में आया, ये मुड़ गया इधर, ये मुड़ गया इधर. तो इम्पैक्ट पैरामीटर ने क्या बोला? इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ध्यान से सुन लो. इम्पैक्ट पैरामीटर इज द perpendicular distance between the center of the nucleus and the initial vector, initial velocity vector of the alpha particle. Initial velocity vector, ये initial है ना, ये शुरुआत, ये तो फाइनल हो गया उसकी वेलोसिटी. इनिशियल तो ये थी ना, ये इसके और सेंटर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, center of the nucleus and the initial velocity vector of the alpha particle, ठीक है. perpendicular distance between the center of the nuclei and the initial vector of the initial velocity vector of the alpha particle is known as the impact parameter. इसी को impact parameter बोलते हैं, ओके. ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये जो यहाँ से मुड़ गया ना, ये डिस्टेंस जो हो जाएगी, ये हो जाएगी क्लोजेस्ट अप्रोच, ओके. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? इम्पैक्ट पैरामीटर. क्लियर है? क्लियर है. चलिए जल्दी से देख लेते हैं ड्रॉबैक्स और काम खत्म करते हैं, लेक्चर को ओवर करते हैं. फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब मेरे को टाइम लगेगा तो मैं बोहर भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ओके. बोहर मॉडल, ओके. क्लियर है? बहुत बढ़िया. अब देखो जरा इसके जो ड्रॉबैक्स थे या गलती चीज़ें इसकी जो थी, ओके. ड्रॉबैक्स ऑफ रदर.
क्या था, रदर के ड्रॉबैक्स। तो सबसे पहली बात, ही सेड कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन any orbit, in any orbit, okay, as if it happens, then the spectrum of the electron should be continuous. देखो क्या हुआ एक्चुअली में, हमने स्पेक्ट्रम बनाने की कोशिश की इलेक्ट्रॉन की। हमने देखा कि वहाँ पे कुछ वेवलेंथ गायब थी, उसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है, लेटर सीखेंगे आगे के लेक्चर्स में। वहाँ पे कुछ स्पेक्ट्रम्स गायब थे, लेकिन इफ इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता था, तो वहाँ पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए था, हर ऑर्बिट का स्पेक्ट्रम आना चाहिए था। वो तो अपनी मर्जी से घूमेगा ना, फिर तो रैंडमनेस होनी चाहिए, बट रैंडमनेस नहीं थी वहाँ पे एक पैटर्न मिल रहा था हमें, और परफेक्ट पैटर्न मिल रहा था, हर बार परफेक्ट पैटर्न मिल रहा था, सेम पैटर्न और परफेक्ट पैटर्न मिल रहा था, ओके। तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये गड़बड़ा गया, क्योंकि द शुड बी कॉन्टिन्यूअस, बट electron gives a discrete spectrum, ओके। तो यहाँ से ये एक ड्रॉबैक आया इसका। दूसरा ड्रॉबैक क्या है वो भी सुन लो, ओके। ये एक लाइन लिख लेता हूँ यहाँ पे, which can't be explained by this model, ये एक फेलियर का कारण था, इसका रीजन था, ओके। दूसरा क्या था कि he said electron will revolve। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, मैंने थोड़ा सा शायद गलती कर दिया, मैंने शायद नहीं, पक्का गलती की है, ठीक है, कि मैंने कह दिया वहाँ पे विदाउट लूजिंग इट्स एनर्जी, तो उसको हटा देना, उसको मत लिखना, ठीक है, क्योंकि वो बताया था बोहर ने, ओके। मैंने वहाँ पे उसको अटैच कर दिया, तो उसको काट लेना वहाँ से कि विदाउट लूजिंग इट्स एनर्जी, ओके। हाँ, तो मैं क्या गया, ही सेड कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियाई in circular orbit। यहाँ पे था मैक्सवेल आया यहाँ पे और नई चीज देता थी, बट इफ it happens then electron will radiates the energy and अभी देखते जाओ, आफ्टर 10⁻⁸ seconds, ओके, 10⁻⁸ seconds, देखते जाओ, ओके, इलेक्ट्रॉन विल फॉल इन द न्यूक्लियाई। So this model is failed to explain the circular motion of electron around nuclei। मतलब वो देखो क्या चीज़ थी ये कि इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लिया के चारों ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है,
बट मैक्सवेल देयर वाज अ साइंटिस्ट, और उसने इन्वेंट किया कि इफ़ देयर इज एन ए बॉडी, कोई भी बॉडी है और किसी चीज़ के चारों ओर चक्कर लगा रही है और उसको बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिल रही, इफ़ देयर इज़ नो एनर्जी सोर्स फ्रॉम आउटसाइड, तो इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज़ होगी वो उसके चारों ओर चक्कर लगाना बंद कर देगी, स्पाइरल फॉर्म में उसकी रेडियस कम होती जाती जाएगी और वो सेंटर में गिर जाएगी यदि उसको बाहर से एनर्जी ना दी जाए। मैक्सवेल ने ये समझाया। ओके, उसने एक चीज़ बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी को लूज करेगा इन फॉर्म ऑफ लाइट, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में अपनी एनर्जी को लूज करेगा। ओके, और इफ़ इट लूज इट्स एनर्जी, उसकी रेडियस कम होती जाएंगी एंड स्पाइरल फॉर्म में वो आके न्यूक्लियाई में गिर जाएगा, और न्यूक्लियाई में गिर गया सब खत्म, दुनिया ही खत्म। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मिला होने के बाद न्यूट्रॉन बनता है, सब चीज़ न्यूट्रलाइज हो जाएंगी धीरे 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 धीरे। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक। तो उसने इस चीज़ को समझाने में दिस मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और हो नहीं रहा ना, ऐसा हो नहीं रहा है, हर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में नहीं आके गिर रहा है, अपनी एनर्जी लूज नहीं कर रहा है, ये चीज़ कंसेप्ट है। रदरफोर्ड ने इस चीज़ को समझा नहीं, उसने बस बोल दिया कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, राम जी की जय। ओके ओके, ये चीज़ उसने समझाई नहीं। तो ये दो चीज़ें जो उसके मेजर ड्रॉबैक्स थे जिनसे हमारे को काम देना है। ओके, चलिए एक चीज़ मैं छोटी सी चीज़ मिस कर गया था, उतार लिया होगा। ओके, उसको भी मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं छुट्टी करूँगा, आप लोगों की भी अपनी भी। गीगर और मास्टर ने एक ग्राफ बनाया था, मैं मिस कर गया उस चीज़ को, ठीक है। उन्होंने एक ग्राफ बनाया था 10⁷ 6 5 4 3 2 1। ओके, और यहाँ पे एंगल दे दो 20 40 60 80 100 20 40 60 180। और उन्होंने ग्राफ दिया ये कि भाई जो डिफ्लेक्शन होगा ज़्यादातर का तो लगभग कम ही होगा, टिंग 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 टिंग, रूप सुहाना लगता है जान पुराना लगता है तेरे क्यों जानम। देखो 180 डिग्री कौन दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, कितने में से 10⁷ में से, आउट ऑफ 10⁷, मतलब 10⁶ में से 1। ओके, तो ये एक कर्व बना के दिया, ये एग्जैक्ट कर्व नहीं है, मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ कि दिस इज़ द एग्जैक्ट कर्व, बट इट्स रिप्रेजेंट दोज थिंग्स। ओके, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर्व। ओके, और इस तरीके से एक कर्व बना के दिया, इसके ही रेस्पेक्ट में हमने वो 2-3 चीज़ें निकाली थी कि 8000 में से 1 और 10⁶ में से 1 अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एंड एंगल 180 डिग्री। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, और अपन लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बोहर्स और ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना भाई, ठीक है, और कमेंट कर देना कि अच्छा लगे, बुरा लगे, भला लगे, चंगा लगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।